जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में हमारे डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एमएसपी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी लेकर आई हूं। छठे वेतन आयोग से लेकर 8वें वेतन आयोग तक एमएसपी का गणित समझेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ हमारे जो पुराने पेंशनर्स हैं, उनको अगर एमएसपी को लेकर कोई डाउट है कि एमएसपी मिल रही है या नहीं मिल रही, तो उनके सवालों के जवाब भी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। इसके साथ-साथ मैंने कुछ कमेंट शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुँचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं, फिर इसके बाद एमएसपी का पूरा गणित समझेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हमारे 2006 से जो पहले के रिटायरीज हैं, पहले के जो पेंशनर्स हैं, उनको भी एमएसपी मिल रही है। यानी आज का ये वीडियो आपने पूरे ध्यान से देख लिया तो एमएसपी को लेकर आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं पेंशनर्स हमारे कि मैं 24 साल और 9 महीना करके आया हूँ और नायब सूबेदार का पेंशन मिलेगा। आगे ये लिख रहे हैं कि मैं 2003 में पेंशन आया हूँ, 24 साल और 9 महीने किया है। बेसिक अभी इन्होंने कुछ लिखी है, वो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही, उसको अवॉइड हम कर रहे हैं। पेंशन इतनी आ रही है, ऐसे ये लिख रहे हैं। देखिए सर, जैसे कि आपने लिखा कि आप 24 साल और 9 महीना करके आए हैं, जिसको हम 25 साल भी मानकर चल लें। फिर भी आप देखिए कि 2003 में आप रिटायर होकर आए हैं। नायब सूबेदार की एसीपी के लिए एमएससीपी आपको लागू नहीं है क्योंकि आप 2003 में रिटायर होकर आए हैं। एमएससीपी जो है 2006 में या उसके बाद जो पेंशनर्स रिटायर होकर आए हैं, उनके लिए है। एसीपी लागू है 2003 से 5 के लिए। लेकिन नायब सूबेदार की एसीपी के लिए आपको 30 साल की सर्विस चाहिए, यानी 10 साल की सर्विस एक ही रैंक में पूरी होनी चाहिए थी। अब हवलदार रैंक में जो है 10 साल आपने कंप्लीट कर लिए तो आप नायब सूबेदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसीपी के लिए जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एसीपी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, क्योंकि एसीपी में देखिए 10, 20 और 30 साल का फॉर्मूला है। यानी 10 साल में पहला प्रमोशन, 20 साल में दूसरा, 30 साल में तीसरा, कुछ इस तरीके का इसमें रहता है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि महोदया नमस्कार, क्या आप अपना व्हाट्सएप नंबर साझा कर सकती है? मैं एमएससीपी सेवा के संबंध में अपनी शिकायतें साझा करना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। सर, आपको मेरे पुराने वीडियोज़ में नंबर मिल जाएँगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी ज़्यादा व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक ऐसी सहकारी संस्था से जुड़ी हूँ, जो हमारे एक्स-सर्विसमैन और हमारी फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय जा रहा है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जिनका रिप्लाई नहीं मिल पाया है। और एमएससीपी से जुड़ी हुई जानकारी, सटीक जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से इतनी बार साझा कर चुकी हूँ और साझा लगातार करती ही रहती हूँ, ताकि हमारे किसी भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, ताकि जब उनके हम जवाब दें वीडियो में, तो आपके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनको सेम उनकी वैसी ही परेशानी होगी, तो एमएससीपी में उनको भी जो है ये जानकारी मिलती रहे। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम जी, एमएसपी इक्वल होना चाहिए और पीएमआर वाले जवानों को ओआरओपी का फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, एमएसपी को लेकर जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको एमएसपी से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए, वो भी हम आज के इस वीडियो के अंत में देख लेंगे। और रही बात पीएमआर वेटरन्स की, तो पीएमआर वेटरन्स को बिल्कुल ओआरओपी का लाभ मिलना चाहिए। ये दुखद ही है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो पीएमआर आए हैं, वो आज ओआरओपी को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो अभी देखिए केंद्र सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन दायर किया है, उससे जितने भी ओआरओपी केस में जो जजमेंट आए हैं हमारे पीएमआर वेटरन्स के, उनके भी केस अटके पड़े हैं। उनका भी जो है पीपीओ वगैरह बनकर नहीं आने आ रहा है। पर जो भी अपडेट होगी, मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर से साझा कर दूँगी। अभी जुलाई महीने की डेट है, जो भी अपडेट है, हम वीडियो के माध्यम से देखिए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, मेरे पापा रेलवे कर्मचारी थे, 31/3/2013 में वो रिटायरमेंट हुए थे।
और इन्होंने लिखा है कि उस समय उनकी बेसिक जो है 6015 रुपए थी। अभी मेरी मम्मी को पेंशन 14,000 रुपए मिल रही है, क्या पेंशन सही है? देखिए सर, आपके पिताजी का देहांत किस साल में हुआ, कितनी एज में हुआ, ये सारा देख समझ कर ही हम बता पाएँगे कि जो माताजी की पेंशन आ रही है, वो सही है या नहीं है। आप दोबारा कमेंट करिए, विस्तार से सर्विस की डिटेल लिखिए, ताकि हम इसके बारे में आपको गाइड कर पाएँ। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे पिताजी 2019 में डेथ हो गए थे। डिफेंस सिविलियन में सर्विस करते थे। 2023 में रिटायर है, इसलिए मेरा जो माताजी है 18,750 रुपए बेसिक है। लेटेस्ट पेंशन 30,000 रुपए है। 2029 में बेसिक जो है 11,250 रुपए हो जाएगा। अब ये लिख रहे हैं कि एड पे कमीशन में 18,750 और अदर जो 11,250 रुपए ऐड होगा या नहीं, प्लीज़ इस तरीके से इन्होंने कुछ जो है कमेंट किया है। तो जो आपने ये थोड़ा-सा जो ये कमेंट लिखा है ना, इसमें देखिए जैसे कि आप लिख रहे हैं कि 2019 में डेथ हो गए थे और डिफेंस सिविलियन थे, फिर सर्विस करते थे और 2023 में रिटायरमेंट है। तो 2019 में अगर डेथ हो गई तो 2023 में रिटायर कैसे हुए? कुछ समझ में नहीं आया है। इस कमेंट्स को मैं इसलिए भी शामिल कर रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसमें सर्विस की डिटेल या जो वो कमेंट्स होते हैं वो सही तरीके से समझ में नहीं आते। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जब कमेंट्स करते हैं एक बार उसको पढ़ लीजिए। जो बात आप कहना चाहते हैं वो कमेंट्स में सही तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ताकि देखिए हम फिर कभी क्या होता है कि मैं कुछ कमेंट्स को छोड़ देती हूँ अगर उनमें जो कुछ इस तरीके से सारी डिटेल वगैरह लिखी होती है तो हम उसको साइड में कर देते हैं, उसका जवाब नहीं देते। फिर वही पेंशनर्स या डिपेंडेंट जो है वो कमेंट करते हैं कि मैम आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। अगर कमेंट्स हमारी समझ में नहीं आएंगे तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं में आपको सही तरीके से मार्गदर्शन मिले तो आपको सही तरीके से कमेंट्स करना पड़ेगा। दोबारा कमेंट करिए, सही तरीके से कमेंट करिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम मैं हवलदार से प्रीमेच्योर पेंशन आया हूँ 1 फरवरी 1999 में। मेरी सर्विस जो है 19 साल 213 दिन है और बेसिक है 23,482 रुपए है। क्या मैम मेरी बेसिक पे जो है सही है? मुझे डाउट है कि मेरी बेसिक कम है। मैडम मुझे मार्गदर्शन करिए प्लीज़ और रिप्लाई ज़रूर से दीजिएगा। सर बिल्कुल हम रिप्लाई देंगे, आपने इतने अच्छे से कमेंट्स किया है, विस्तार से इसमें सारी डिटेल लिखी है, तो हमें भी जो है रिप्लाई देने में काफ़ी मदद मिल जाती है कि चलिए कमेंट्स हमें समझ में आ गया है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपने लिखा है कि आप 1 फरवरी 1999 में रिटायर होकर आए हैं और हवलदार रैंक से रिटायर हैं। सर्विस आपकी 19 साल और 213 दिन है। यानी कुछ दिन कम है, 150 दिन के आसपास कम है 20 साल में। फिर भी आपकी जो बेसिक है वो 19 साल के हिसाब से ही तय की गई है। अभी आप जो बता रहे हैं ना 23,482 रुपए, ये ओआरओपी में ओआरओपी 3 में जो एक हवलदार रैंक जिनकी सर्विस 19 साल है, उनसे 20-30 रुपए ज़्यादा है। तो ये बेसिक बराबर है, कम नहीं आ रही है, बल्कि 30-40 रुपए जो है वो ज़्यादा ही होकर आ रही है। अब 20 साल में नहीं ऐड किया है, कुछ दिन कम होने की वजह से। इसको लेकर हालाँकि आप जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं सीपी ग्राम में। अगर आप कंप्लेंट दर्ज करा देंगे तो मेरे ख्याल से 1000 रुपए के आसपास का जो है आपको बेसिक में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो एडवाइस मैं आपको यही दूँगी कि सीपी ग्राम के थ्रू आप कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। 1800 111 960 इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए कि मेरी बेसिक कम आ रही है, इसको सही करिए। मुझे 20 साल में मेरी कुछ ही दिन सर्विस कम है, 150 दिन के आसपास ही कम है, तो मुझे 20 साल में रखना चाहिए था ओआरओपी 3 की टेबल्स में। तो कुछ इस हिसाब से आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे, तो कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। जो एरियर्स वगैरह भी आपका बन रहा है, वो आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए आखिरी कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम क्या फैमिली पेंशनर्स को भी एरियर टोटल होगा कि नहीं, यानी मिलेगा या नहीं 8वें वेतन आयोग में? तो बिल्कुल अगर 8वें वेतन आयोग में हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं जो या हमारे डिपेंडेंट हैं, उनकी अगर बेसिक में बढ़ोतरी होनी है, तो एरियर्स वगैरह भी बनेगा। जैसे सर्विस पेंशनर्स को मिलेगा, वैसे ही फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। और इस 8वें वेतन आयोग में तो ये भी सिफारिश गई है कि जो सर्विस पेंशन होता है, उसी के बराबर फैमिली पेंशनर्स को पेंशन मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी माँग है और इसको अगर केंद्र सरकार मान लेती है, तो हमारी लाखों फैमिली पेंशनर्स को इसका सीधा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, डिपेंडेंट को देखने के लिए मिलेगा, जो हमारी अनमैरिड डॉटर है, विडो डॉटर है, डिवोर्सी डॉटर है, उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में उनका एरियर भी जो है लाखों में जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी फैमिली पेंशनर्स की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए, ये केंद्र सरकार जो है इनके हित में फैसला ज़रूर से लेगी। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे, मैंने
कुछ ही कमेंट्स आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आपने पिछले 1-2 दिन के वीडियोज़ में कमेंट्स किए हैं, तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स थे कि एक वीडियो में सभी कमेंट्स को मैंने शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में उन सभी का मैं जवाब दूँगी जिन-जिन ने जो है पेंशन संबंधित सवाल पूछे हैं कमेंट्स के माध्यम से। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमएसपी को लेकर। देखिए, एमएसपी और पेंशन पर इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा 8वें वेतन आयोग का, इसको आप देखते चलिए। जेसीओस और ओआरएस के लिए संभवित फिटमेंट फैक्टर्स यानी इक्वल एमएसपी के मायने और तकनीकी स्पष्टीकरण की विस्तृत वित्तीय रूपरेखा है ये। पहली बात तो ये कि एमएसपी जो होती है वो बेसिक में मर्ज होती है, इसीलिए आपको कहीं पर भी अलग से वो लिखी हुई नहीं दिखेगी 2006 के पहले के पेंशनर्स को। लेकिन अगर आपको ओआरओपी मिल रही है तो आपको एमएसपी भी मिल रही है आपकी नई बेसिक के हिसाब से। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। 2006 से जो पहले रिटायर होकर आए हैं, वो कोई भी जो पेंशनर्स हैं, चाहे फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको एमएसपी के लिए कंप्लेन दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएसपी उनको मिल ही रही है। जैसे 2006 के बाद वालों को मिल रही है। चलिए, 7वें वेतन आयोग के तहत जेसीओस और ओआरएस का बेसलाइन कैलकुलेशन अब देखते चलिए। अभी एक्टिव सर्विस एमएसपी कितनी है? जो हमारे सर्विंग पर्सन है, उनको क्या मिल रही है? 5,200 रुपए मिल रही है। अब इसका आधा यानी नियमानुसार बेसिक और फैमिली पेंशन का हिस्सा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, अभी नियम क्या है कि जो 5200 रुपए एमएसपी है हमारे ओआरएस और जेसीओस की, उसका आधा यानी 2,600 रुपए ये हमारे डिफेंस के पेंशनर्स को मिल रहा है। उसी हिसाब से जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनका ऑर्डिनरी पेंशन है तो वो कम है, इनहेंस रेट से है तो वो पूरा पेंशन जो आ रहा है, तो उसी हिसाब से उनकी पेंशन में जो है कैलकुलेशन होता है। अब देखिए, अनुमानित फिटमेंट फैक्टर्स और पेंशन में नेट बढ़ोतरी क्या होगी? पहले तो मैं एक बात समझा दूं, छठे वेतन आयोग में जब से एमएसपी का फॉर्मूला शुरू हुआ था, तब हमारी यानी ओआरएस और जेसीओस की एमएसपी 2,000 रुपए थी। उसके बाद जब 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 आया, तो उसको जब 2000 को मल्टीप्लाई किया गया और इसके बाद जो राउंड ऑफ था 5200 रुपए उसको लाया गया। अब 8वें वेतन आयोग में ऐसे ही होगा, जो आप देख पा रहे हैं। संभावित फिटमेंट फैक्टर कितने हैं? ये कुछ आंकड़े हैं हमारे सामने, जो फिटमेंट फैक्टर के तौर पर रह सकते हैं, जैसे 1.92, 2.00, 2.75 या 3.00। तो अनुमानित नया एमएसपी कैसे होगा, ये भी थोड़ा देख लीजिए। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिला तो ओआरएस और जेसीओस के लिए 9,984 रुपए एमएसपी रह सकती है। इसको राउंड ऑफ करके 10,000 किया जाएगा ताकि कैलकुलेशन वगैरह में आसानी रहे। अब 2 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर मिला तो 10,400, 2.75 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 14,300 और 3 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर मिला तो 15,600। यानी जहाँ ये बात की जा रही है कि जो ओआरएस और जेसीओस हैं उनको ऑफिसर रैंक के बराबर 15,500 एमएसपी मिलनी चाहिए, इतना तो कहीं न कहीं नहीं दिख रहा। और दूसरी बात कि ये 8वें वेतन आयोग की कमिटी का काम है ही नहीं इक्वल एमएसपी को तय करना या नहीं करना, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। अब देखिए, पेंशन में नया एमएसपी का हिस्सा कैसे जुड़ेगा, वो देख लीजिए। जो जैसे कि मैंने कहा कि 10,000 के आसपास जो है, अगर 1.92 रहा तो मिल सकती है, तो वैसे ही 5,000 जो है पेंशनर्स को मिलेंगे, उनकी बेसिक में जुड़कर आएँगे 8वें वेतन आयोग में। अगर कुछ ज़्यादा मिला तो 5,200 भी हो सकता है, 7,150 भी हो सकता है और 7,800 भी हो सकता है। जैसे-जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो हमारी एमएसपी भी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब वर्तमान में 2600 के मुकाबले नेट बढ़ोतरी कितनी होगी पेंशनर्स के लिए? यहाँ पर 2,392 रुपए, 2,600 रुपए, 4,550 रुपए और 5,200 रुपए। हालाँकि यहाँ 2,500 हो जाएँगे अगर 10,000 के राउंड ऑफ किया गया तो। तो कुछ इस तरीके से जो सर्विस पर्सन है, उनकी एमएसपी अलग होती है और जो पेंशनर्स है, उनको आधी एमएसपी मिलती है। अब देखिए, इक्वल एमएसपी माँग का सीधा असर, जो माँग की जा रही है कर्मचारी हमारे जो डिफेंस के संगठन है, उनके द्वारा कि एमएसपी जो है वो इक्वल होनी चाहिए क्योंकि ये जोखिम भत्ता है। तो सेना में सेवा के दौरान एक ऑफिसर्स जो खतरे का सामना करते हैं, जोखिम का सामना करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ओआरएस और जेसीओस की जान पर खतरा होता है। तो इस सब को देखते हुए ये गलत है कि जो ऑफिसर्स हैं, उनकी एमएसपी ज़्यादा और ओआरएस और जेसीओस की एमएसपी कम। अब देखिए, ये माँग हालाँकि लंबे समय से जो है केंद्र सरकार के सामने है। अब अगर हम बात करें तो 8 पे कमीशन में वर्तमान की स्थिति यदि बनी रहती है, तो 5200 रुपए को अगर फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी नई एमएसपी तय करेगा 8वें वेतन आयोग में, तो यदि सरकार या कोर्ट द्वारा माँग मान ली जाती है, तो नई बेसिक यानी 15,500 जो अभी ऑफिसर्स को मिल रहे हैं, उसमें अगर फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई किया,
तो आप समझ जाइए कि एमएसपी जो है वो कितनी हो जाएगी। हालाँकि ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इक्वल एमएसपी लागू होने पर पुरानी बेसिक पूरी तरह से अमान्य हो जाएगी। नया फिटमेंट फैक्टर सीधे 15,500 पर गुणा होगा, जिससे पेंशन में भारी और अप्रत्याशित उछाल आएगा। यानी एमएसपी बढ़ने का सीधा मतलब है कि हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बेसिक बढ़ेगी, पेंशन की बेसिक बढ़ेगी। अगर पेंशन की बेसिक बढ़ती है तो सीधे-सीधा जो उनकी नेट पेंशन जो आती है, उनके हाथ में आती है महँगाई भत्तों के साथ, उसमें भारी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद देखिए महँगाई राहत यानी डीआर जो है का अतिरिक्त फ़ायदा कैसे मिलेगा? नई बेसिक पेंशन में वृद्धि होगी। अगर ज़्यादा एमएसपी मिली तो आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, तो फिर उस पर जो डीआर लगकर आता है, वो भी जो है ज़्यादा होगा। इस नई बढ़ी हुई राशि पर लागू होगा, क्योंकि महँगाई भत्ता फिर ज़्यादा बेसिक जो होगी पेंशन की उस पर लागू होगा। तो कुल वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिलेगा? तो टोटल फाइनेंशियल बेनिफिट होगा अगर मतलब ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा अगर एमएसपी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 तरीके से फ़ायदे होंगे। एक तो बेसिक बढ़ जाएगी, अगर बेसिक बढ़ जाएगी तो महँगाई भत्ता भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि महँगाई भत्ता जो है वो बेसिक के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। तो देखिए, ऑफिसर्स और एमएनएस का कैलकुलेशन आप थोड़ा देखते चलिए। वर्तमान में जो एमएसपी है ऑफिसर्स के लिए ₹15,500 है। एमएनएस के लिए 10,800 रुपए है। उसी तरीके से आपको पता है कि ओआरएस और जेसीओस के लिए ₹5,200 है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 8वें वेतन आयोग में एमएसपी बढ़नी है, ये तो कन्फर्म है। अब कितना बढ़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। 8 सीपीसी का अंतिम परिणाम किन बातों पर निर्भर करेगा, ये भी देख लीजिए। तयशुदा नियम क्या है? फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 3 पॉइंट के बीच जो भी गुणांक तय होगा वह सीधे बेसिक और पेंशन बढ़ाएगा। इसके साथ-साथ नई बेसिक पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ सुनिश्चित है और एमएसईपी का दायरा एमएसपी अपग्रेडेशन से मुक्त रहेगा। यानी एमएसईपी और एमएसपी में कोई भी जो है कनेक्शन नहीं है। अब इक्वल एमएसपी की डिमांड क्या है? अगर 15,500 की मांग पूरी होती है, तो यह संपूर्ण 8 सीपीसी कैलकुलेशन बेसलाइन को बदल कर रख देगा। हालाँकि काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट थी, तो आज के इस वीडियो में हमने इसको भी जो है साझा किया। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।